तो प्यारे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब आदमी अच्छे, स्वस्थ और बेहद ही मस्त होंगे। आज के सेशन में फिर से स्वागत है और इस सेशन के अंतर्गत बात करेंगे आवर्धन के ऊपर में। आवर्धन से जुड़ी हुई आपके मन में जितना भी सवाल जो भी चल रहा होगा आज की क्लास में वो हो जाएगा क्लियर। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो आज हम आवर्धन के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और जानते हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन को सबसे पहले हम समझते हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन की डिफिनेशन लेने से पहले सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं अपन का एक कोई क्या ले लिए है, तो अपन का मान लिया यहाँ एक दर्पण ले लिए। क्या ले लिए है? अपन का एक दर्पण ले लिया। अब ये कौन सा दर्पण है? यदि आप आवर्धन पढ़ रहे हैं तो कौन सा दर्पण है इसको बताने की हमें लगते हैं कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने दर्पण को पढ़ रखा हो। फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, यह अपन का हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अपन को हो गया कौन सा दर्पण? तो अपन के आ जाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण आ जाते हैं? ये हो जाती है अवतल दर्पण। यदि अवतल दर्पण के सामने आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, ये ए बी वस्तु है। ए बी वस्तु है और इन ए बी वस्तु से दो प्रकाश की किरण निकलती है। दो प्रकाश की निकलती, एक तो इस प्रकार से इधर सीधा निकल जाती है, एक इस प्रकार से इधर सीधा निकल जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से? ये फोकस से गुजरते हुए, कहां से? फोकस से गुजरती हुई जाती है और एक प्रकाश किरण इस प्रकार से यहां से आती है, जो कि कहां से? वक्रता केंद्र से गुजरती है। या कहां से? वक्रता केंद्र यानी कि सी से गुजरती है। सी से गुजरती हुई दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद इसी पथ पर क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। इस प्रकार से रिटर्न होती है तो इन वस्तु का यानी ए बी वस्तु जो है, इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं यहाँ पर। कहाँ बनते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और यह क्या बनते हैं? बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। ये हो गया आपका वस्तु हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं? ये हो गया आपका वस्तु। और इधर जो आपका ये हो गया, ये क्या बन गया आपका? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। इतना बात तो आप तो समझ गए होंगे। जब ये बात समझ गए हैं तो अब इसके आवर्धन की हम क्या करते हैं, जो परिभाषा करते हैं। तो आवर्धन हम कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा में क्या दे देंगे? ए बी वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, वही कहलाते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो इसको हम भाषा में कैसे लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उसको कहते हैं। उम्मीद है आपको आवर्धन क्लियर हो गया। आवर्धन की आप यहाँ से परिभाषा लगा सकते हैं। आवर्धन की परिभाषा यहाँ से आप लिख लो। आवर्धन की परिभाषा, आवर्धन की परिभाषा कैसे लिखेंगे? जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम आवर्धन कहते हैं। हम आवर्धन क्लियर हुआ? जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों का जो अनुपात होगा, वही अनुपात क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो आवर्धन कहलाएगा। और आवर्धन को जो है हम सूचित करते हैं सांकेतिक रूप में। किस प्रकार से लिखते हैं? तो उसको लिख लेते हैं। तो आवर्धन को हम आवर्धन को आवर्धन को हम क्या से? आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। एम से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। क्या करते हैं? आवर्धन एम से सूचित करते हैं। यदि आवर्धन बराबर अपन का सूत्र निकाले, जो आवर्धन बराबर क्या सूत्र आ जाते हैं, तो आवर्धन बराबर सूत्र हम लिख सकते हैं आराम से। आवर्धन, आवर्धन को सूचित किससे करते हैं? तो एम से सूचित करते हैं। क्या करते हैं?
m से सूचित करते हैं तो क्वेश्चन में दे देंगे m इजिकल टू क्या दे देंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या दे देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बट्टे में क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई है ना, तो दे देंगे वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब देखो यहां से ये प्रतिबिंब हो गया, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं, यहां से यहां तक की जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई को मान लेंगे, यहां से मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई है, कि इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h1, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h1, और ये हो गया आपका प्रतिबिंब, और इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h2, क्या मान लेते हैं, तो h2, तो अपन के क्या आ जाएगा, इनके कोष्ट में आ जाएगा h2, बट्टा में क्या आ जाएगा h1, क्या आ जाएगा h2 बट्टा h1। तो हम यहाँ पर छोटा सा इसका हम लिख सकते हैं सूत्र h2 बट्टा h2 बट्टा का h1, ये क्या आ गया अपन का निकल के, तो अपन का निकल के आ गया यहाँ से ये आवर्धन, समझ में आया। तो आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, तो आवर्धन बराबर h2 बट्टा h1, जहां पर h2 आ जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 आ जाता है वस्तु की ऊंचाई। तो क्लियर है, यहाँ से आप आवर्धन को समझ गया होगा, आवर्धन को समझ गया होगा। यदि आप इतना देखकर चले जाते हैं तो आवर्धन परिभाषा तो समझ में आ गया, लेकिन पूरा आवर्धन से जुड़ी हुई सवाल आपको क्लियर नहीं होगा, आपको पूरी आवर्धन से जुड़ी हुई सवाल क्लियर नहीं होगा। आवर्धन की एक डेफिनेशन और आती है, आवर्धन की एक डेफिनेशन और आती है, वह डेफिनेशन क्या होती है, तो चलो उसको थोड़ी सी जानते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन को जाने, तो दूसरी डेफिनेशन को आप यहां से पहले ये सब साफ कर लो, रहने तो कोई बात नहीं, हम मार्कर चेंज कर लेते। आप यदि आवर्धन की दूसरी डेफिनेशन जानो, यहाँ पे इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ध्रुव, इसको क्या पढ़ते हैं ध्रुव। हम जानते हैं दर्पण में किसी भी वस्तु या किसी भी कोई भी दूरी मापते हैं तो कहां से मापते हैं, तो वह ध्रुव से मापते हैं। अब यहाँ पर हो गया आपका प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी, प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, तो प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, एक बार फटाफट से बता दो। प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब से लेकर आपकी ध्रुव तक की जो दूरी हो जाएगा, क्या होगा, प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी जो होगा वह प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, और ये प्रतिबिंब की दूरी को हम सूचित करते हैं v से, प्रतिबिंब की दूरी को सूचित करते हैं v से। और यहाँ देख रहे हैं प्रतिबिंब को दूरी किससे सूचित करते हैं, तो v से सूचित करते हैं। और यहाँ देख आप, यहाँ पे क्या हो गया वस्तु, और वस्तु से लेकर यहाँ तक, और इधर हो गया आपका आवर्धन, इधर हो गया आपका सॉरी इधर हो गया आपका ये ध्रुव हो गया, इधर हो गया प्रतिबिंब, इधर हो गया ध्रुव। तो प्रतिबिंब से ले सॉरी वस्तु हो गया, वस्तु से लेकर ध्रुव, वस्तु से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाते हैं, यू, यू मतलब क्या हो गया, तो यू मतलब हो गया आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। जब मान के चलो प्रतिबिंब का दूरी नहीं, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु को ऊंचाई नहीं दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। अब उस स्थिति में आपको यदि आवर्धन मांगते हैं तो वहां पर आप इस प्रकार से कह सकते हैं, आप इस प्रकार से वहां पर डेफिनेशन बना सकते हैं, या इस प्रकार से आप डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, इनकी बात कर लें तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यहां से आपको एक डेफिनेशन और बन जाएगा, आपका एक डेफिनेशन और बन जाएगा, वो आवर्धन की क्या होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रति क्या लिख ले, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्धन। तो यहां से आपको ये भी क्लियर हो गया, जो दो डिफिनेशन आ गया, एक तो आ गया वस्तु की
वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये आ गया, जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और यहां से आपको क्या होगा, यहां से आपको फिर से एक सूत्र बनेगा आवर्धन यानी कि m बराबर, फिर से यहां से आपका एक सूत्र बन जाएगा आवर्धन यानी कि m बराबर। वो सूत्र क्या बनेगा, तो उन सूत्र को देखो, आवर्धन, आवर्धन मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की दूरी, इसको थोड़ी सी हम साइड कर ले, इसको हम थोड़ी साइड कर ले, अब फिर हम बात कर लेते हैं आपका, चलो तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है दोस्तों, v, प्रतिबिंब की दूरी क्या है v, और वस्तु की दूरी क्या है u। तो हम कह सकते हैं जो दूसरा आवर्धन बराबर सूत्र v बट्टे क्या हो जाएगा u, दूसरा आवर्धन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा v बट्टे u। तो आवर्धन का आपको दो बात क्लियर हो गए, यानी कि दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गए और दो सूत्र भी क्लियर हो गए। एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहेंगे, दूसरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहेंगे, तो आवर्धन कहेंगे। यहाँ से आपको आवर्धन वाली कंसेप्ट क्लियर होती है। इनके बाद यदि और इनमें चले, ये तो हो गया आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद यदि हम बात कर ले, जो आवर्धन वाले में ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछी जाती है, आवर्धन वाले में ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछी जाती है, अब चलो उसको थोड़ा सा हम बात करें। आवर्धन वाले में ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आती है, यदि आप इनको देखते हैं, यदि आप इनको देखते हैं तो इनका हम क्या करते हैं, एक फोटो कॉपी, इनका क्या करते हैं, एक हम फोटो कॉपी और लेकर चलते हैं उधर आप नेक्स्ट पेज पर, इधर नहीं तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो ये हट गया, कोई बात नहीं, चलो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हाँ आ गया, चलो ठीक। यहाँ से इसको हटाओ, हटाओ उसको, कोई बात नहीं, रहने नहीं तो अगले पेज पर आ जाओ। यहाँ से फिर हम एक क्या बना लेते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं। इस प्रकार से अपन एक दर्पण बन गया, पीछे प्रिंट क्या हुआ है समझ जाना थोड़ा सा, ठीक। और यहाँ पे क्या देख रहे थे, एक वस्तु को रखते, और इन वस्तु से क्या होगा, इस प्रकार से प्रकाश किरण निकलेगा, निकलने के बाद क्या होगा, ऐसे आएंगे और एक प्रकाश किरण ऐसे जाएंगे, और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, और ये बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, और ये बिंदु अपने क्या कहलाता है, ये बिंदु अपना। और इसको यदि हम देखें, यहाँ ए भी क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा वस्तु, ए भी हो जाएगा वस्तु, और यहाँ से अपने का बनेगा आवर्त, सॉरी प्रतिबिंब। यहाँ क्या बन गया अपने का प्रतिबिंब, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। हम आवर्धन बराबर सूत्र जानते हैं, अपने का आवर्धन बराबर सूत्र क्या जानते हैं, तो आवर्धन बराबर सूत्र अभी आपने जस्ट पढ़े हैं, आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर क्या पढ़े हैं, तो आवर्धन यानी कि m बराबर, आवर्धन यानी कि m बराबर सूत्र क्या पढ़ रहे थे जस्ट तुरंत, आवर्धन यानी कि m बराबर सूत्र हमने क्या पढ़ रहे हैं, आवर्धन बराबर क्या सूत्र पढ़े हैं, तो आवर्धन बराबर सूत्र पढ़े हैं प्रतिबिंब की, यानी कि H2 बट्टा H1, H2 बट्टा H1, H2 H1 कहां से आया, ये हो गया वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई को हम H1 मानते हैं,
वस्तु को चाहे को H1 मानते हैं और प्रतिबिंब को चाहे को क्या मानते हैं तो H2 मानते हैं। इसको क्या मानते हैं H2 मानते हैं। अब बताओ यह जो प्रतिबिंब बन रहा है यह प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है। यह जो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं यानी कि A डैश B डैश यह प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब वास्तविक है। कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं नीचे। चिन्ह परिपाटी में आपने पढ़ रखा होगा जो प्रधान अक्ष होते हैं प्रधान अक्ष के सीधा ऊपर जो जाते हैं वह धनात्मक दूरी मानी जाती है और प्रधान अक्ष के सीधा नीचे जो आते हैं वह ऋणात्मक दूरी मानी जाती है। तो कौन सी दूरी मानी जाती है तो ऋणात्मक दूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप जो वस्तु देख रहे हैं क्या देख रहे हैं वस्तु। तो वस्तु की दूरी क्या आ जाएगी धनात्मक और नीचे सॉरी वस्तु की दूरी जो आ जाएगी वह नीचे। यह नीचे क्या होगा धनात्मक होगा और ऊपर जो देख रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी H2 क्या हो जाएगा तो H2 आ जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा ऋणात्मक। आवर्धन के मान यहां से देख रहे हैं आवर्धन के मान क्या आ रहे हैं तो आवर्धन के मान आ रहे हैं ऋणात्मक। आवर्धन के मान कैसे आ रहे हैं तो आवर्धन के मान आ रहे हैं ऋणात्मक और आवर्धन के मान ऋणात्मक आते हैं। तो आवर्धन के मान ऋणात्मक किस केस में आती है तो आवर्धन के मान जो ऋणात्मक आती है यह वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रतिबिंब में तो वास्तविक प्रतिबिंब में। तो हम यहां से कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान या वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं जो यहां से आप स्टार क्लियर कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होती है ऋणात्मक होती है। इसके बाद जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब को समझने के लिए चलो थोड़ी सी आगे के पेज पर। अब काल्पनिक प्रतिबिंब को थोड़ी सी समझो। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनते हैं यहां से फिर से हम ले लेते हैं एक क्या ले लेते हैं तो फिर से ले लेते हैं एक दर्पण ले। इस प्रकार से आपका दर्पण बन गया और यहां पर जब क्या करते हैं इधर आपका बन जाता है पहले नामकरण कर देते हैं इधर आपका बन जाता है P और इधर बन जाता है आपका F इधर अप और इधर बन जाता है C। तो जब क्या करते हैं F हो गया और इधर C हो गया। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं जब वस्तु को क्या रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और कैसा बनता है तो सीधा बनता है। काल्पनिक और कैसा बनता है सीधा बनता है कुछ इस प्रकार से। क्या होता है तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या बनता है तो प्रतिबिंब बनता है ना कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब। और एक प्रकाश किरण आपको यहां से निकलती है एक प्रकाश किरण आपको यहां से निकलती है या नहीं इस प्रकार से और प्रतिबिंब का ऐसे बनेगा। जब इस प्रकार से होता है ये कहाँ होती है ये यहाँ पर काटती है ओ सॉरी यहाँ पर काटती है तो यहाँ पर काटते हैं तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं यहाँ बनते हैं। इस प्रकार से प्रतिबिंब यहाँ बनते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ए भी यहाँ पर क्या है वस्तु है ए भी वस्तु है और यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या बन रहा है आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ए डैश बी डैश क्या बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है और इसकी ऊंचाई को H1 मान ले इसकी ऊंचाई को H1 मान ले और इसकी ऊंचाई को क्या मान ले H2 मान ले इसकी ऊंचाई को H2 मान ले और हम निकाले यहाँ से आवर्धन M बराबर तो आवर्धन M बराबर क्या होता है H2 बट्टा H1 H2 बट्टा H1 आ जाते हैं H2 बट्टा का H1। और यहाँ पर बात कर ले यहाँ पर यदि बात कर ले तो यह जो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यह प्रतिबिंब काल्पनिक कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है काल्पनिक। यहाँ पर डॉट डॉट लगा दो ठीक रहेगा यहाँ पर डॉट डॉट लगा रहेगा समझ जाने यहाँ पर काल्पनिक बन रहा है इस प्रकार से लगा लो। ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है काल्पनिक बन रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ से देखो अभी जस्ट बताए हैं कि प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर जो
मापी जाएगी, वह दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, और प्रधान अक्ष से नीचे लंबवत मापेगी वो ऋणात्मक होगी। तो प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु जो रखा है, वस्तु भी कहाँ है, प्रधान अक्ष के ऊपर है। यहां से देख रहे हैं प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु भी है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर H2 का मान भी प्लस और H1 का भी मान प्लस है, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, H2 बटा H1। दोनों किस में है, तो धनात्मक है, दोनों क्या है, धनात्मक है। तो आवर्धन का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। आवर्धन का मान भी क्या होगा, तो धनात्मक होगा। जब आप इतना बात समझ गए, जब इतना बात समझ गए हैं, यानी कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब मेरे दोस्तों बन रहा है, प्रतिबिंब तो काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब आवर्धन का मान क्या होती है, धनात्मक होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब आवर्धन का मान कैसे होती है, तो धनात्मक होती है। तो आप यहां से नोट्स बनाकर लिख सकते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक, या इसी को हम क्या कहते हैं, या काल्पनिक को हम क्या कहते हैं, आभासी, आभासी प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब में आवर्धन का मान, आवर्धन का मान, आवर्धन का मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। आवर्धन का मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्लियर हुआ, होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में आवर्धन का मान कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। जबकि इनसे पीछे आपको बताए हैं जो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आवर्धन का मान क्या होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान हो जाते हैं आपका ऋणात्मक। क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक हो। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और आगे, आगे का और भी कॉन्सेप्ट ले लो, ताकि आपको आवर्धन से जुड़ी हुई कहीं पर किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। यदि आप इतना तक समझ गए, आप इतना तक समझ गए हैं, तो आपके पास एक क्वेश्चन ज्यादा है, उन क्वेश्चन का जवाब देना, उन क्वेश्चन का जवाब देना। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान, आवर्धन का मान हमेशा होता है, हमेशा होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा होता है, पहला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से दो, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से दो। और दूसरा क्वेश्चन है, अवतल, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, फटाफट से जल्दी जल्दी से आंसर। यदि हम बात कर ले, आप यदि इनसे पहले इन परिपाटी को पढ़ा होगा, सॉरी, उत्तल अवतल में प्रतिबिंब की स्थिति को पढ़ा होगा, तो वहां से ये बात क्लियर होगी। और पढ़ने के साथ साथ याद है, तब ये बात क्लियर हो जाएगा। आप देखो कैसे उत्तल दर्पण में जो बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमेशा बनता है, कहाँ बात कर लेते हैं, इधर हम रख करते हैं। उत्तल दर्पण में इसमें बात करते हैं, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक। कैसा बनता है, काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है काल्पनिक। और इससे इनसे पीछे की पीढ़ी, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होता है, तो धनात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बनता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन के मान क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, हमेशा होता है कैसा, धनात्मक। कैसा हो जाएगा, धनात्मक। क्लियर, धनात्मक। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका, जो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है, अवतल दर्पण में, ये सॉरी कौन सा दर्पण हम बनाए थे, अभी देखो देखो, ये तो बना है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो अवतल, हाँ यहां से आपको
ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? काल्पनिक। और इसके इधर देखो, ये भी अवतल दर्पण है और यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब आवर्धन का मान धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में तो आवर्धन का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक और ऋणात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया है। जो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो धनात्मक होगा। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। धनात्मक कब होगा? तो जब क्या होगा? धनात्मक कब होगा? अवतल दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक कब होते हैं? तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक तब होगा जब क्या होगा? प्रतिबिंब। जब क्या होगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब प्रतिबिंब बनेगा आपका कैसा? काल्पनिक। काल्पनिक। जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो आवर्धन का मान धनात्मक होगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? तो ऋणात्मक हो जाएगा। आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद और थोड़ी सी कंसेप्ट, ताकि आवर्धन से जुड़ी हुई आपकी कोई भी किसी प्रकार की डाउट ना रहे, पूरा पूरा 100-200% क्लियर हो जाए। इसके बाद चलो, इसके बाद यदि हम और बात कर लें, और बात कहाँ करते हैं? चलो तो हम बात करते हैं आवर्धन एम बराबर। आवर्धन एम बराबर क्या होता है? तो एम बराबर अपन का जो होता है, तो एम बराबर होता है H2 बट्टा H1। H2 बट्टा H1 आवर्धन का मान H2 बट्टा H1 होता है। तो H2 बट्टा H1 होता है तो हम जानते हैं अवतल दर्पण, हम जानते हैं अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। तो इसके बाद हम और बात जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। प्रतिबिंब बनता है, इसका बात करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यदि हम बात करें तो इसमें छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। और कैसा बनता है? बराबर बनता है। और कैसा बनता है? तो बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। छोटा बनता है, बराबर बनता है और बड़ा बनता है। छोटा बनता है, बराबर बनता है और बड़ा बनता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं आवर्धन में। आवर्धन में जब भी क्या होते हैं? प्रतिबिंब छोटा बनता है। जब प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। तो H2 क्या होता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, जिस वस्तु की ऊंचाई क्या है? जिस वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई कितना होता है? मान लेते हैं 4 मीटर है। कितना मीटर है? 4 मीटर ऊंचाई है। कितना है? 4 मीटर या 4 फीट मान लेते हैं। कितना है? वस्तु की ऊंचाई है 4 फीट। कैसे ले लेते हैं? पहला, जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। इसका मान लेते हैं जो इधर जो बन रहा है 2 फीट का प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 फीट का प्रतिबिंब बन रहा है। यदि इसको हम काटेंगे 0 पॉइंट का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 0 पॉइंट का कितना आ जाएगा? 4। यानी कि जब आवर्धन का मान कितना आया? 1 से छोटा आया है ना। 0.4 1 से छोटा है। जब आवर्धन का मान 1 से छोटा आएगा, आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? छोटा। आवर्धन का मान 1 से छोटा, प्रतिबिंब बनेगा छोटा। एक बार मान लेते हैं, अब केस 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं? यदि ये से यहां, अब यहां से मानो जब क्या होगा? प्रतिबिंब बराबर बनेगा वस्तु का। जब प्रतिबिंब बराबर बनेगा तो मान लेते हैं 4 फीट का प्रतिबिंब है तो वस्तु भी कितना का होगा? 4 फीट का होगा। ये कटेगा, कटने के बाद कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। तो आवर्धन का मान कितना आ गया? 1। तो आवर्धन के
मान 1 किस केस में आता है, जब वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब के बराबर होते हैं, या प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, तो आवर्धन का मान कितना आता है, 1 आ जाते हैं। आवर्धन का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। जब क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो इस केस में देखो जब क्या होते हैं, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो मान लेते हैं ये 10 फीट का क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु कितना का है, 5 फीट का है। वस्तु कितना का है, 5 फीट का है। तो यहाँ से क्या कट के आएगा, तो कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा, कटने के बाद यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा। आवर्धन का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो आवर्धन के मान कितना आ जाता है, तो 2 आ जाता है। तो आवर्धन का मान 1 से तो बड़ा आया, आवर्धन के मान 1 से बड़ा आया। तो 1 से बड़ा किस केस में आते हैं, जब प्रतिबिंब बड़े बनते हैं। जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा तो आवर्धन का मान 1 से ज्यादा होगा। जब क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा तो आवर्धन का मान 1 होगा। आवर्धन के मान 1 होगा। जब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा तो आवर्धन का मान 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। इस पॉइंट्स को भी नोट्स कर लो, इस पॉइंट्स को भी नोट्स कर लो फटाफट से, इस पॉइंट्स को भी नोट्स कर लो फटाफट से। तो क्या नोट्स करेंगे, इस प्रकार स्टार मार के लिख सकते हैं, जो आवर्धन का मान यदि वस्तु यदि वस्तु से यदि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा हो, यदि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा हो, वस्तु से प्रतिबिंब क्या हो, छोटा हो तो आवर्धन का मान वस्तु से प्रतिबिंब क्या हो, छोटा। तो प्रतिबिंब जब छोटा होता है तो आवर्धन का मान क्या होता है, तो आवर्धन का मान मेरे साथियों 1 से कम होता है, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। दूसरा बात, ये बात समझ में आ गया। यदि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, यदि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हो, यदि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हो तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आवर्धन का मान 1 के बराबर हो जाएगा, आवर्धन का मान 1 के बराबर होगा। आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट हो जाएगा जब वस्तु से बड़ा हो प्रतिबिंब, जब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हो। अगला है, यदि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो तो, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो तो, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो तो आवर्धन का मान तो आवर्धन का मान क्या होगा, 1 से बड़ा हो। आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा, आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। यहां तक ये भी बात क्लियर हो गया, ये भी बात क्लियर हो गया। एक बात और, इसका लास्ट बात, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान बताओ। एक होगा, हमेशा एक होगा, 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, फटाफट से बताओ। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होगा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। यहाँ पर बताना है, 1 होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, क्या होगा, हमेशा क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा, इसमें बताओ क्या होगा। तो हमने जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है, उस उत्तल दर्पण में
प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है तो जब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है तो आवर्धन का मान क्या होता है, एक से छोटा होता है। क्या होता है, तो एक से छोटा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से छोटा। आंसर क्या हो जाएगा, तो एक से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक से छोटा। एक से छोटा क्यों होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। और जब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है तो आपका मान एक से छोटा होगा। और उत्तल अवतल दर्पण में बात कर ले, इसमें कभी बड़ा बनता है, कभी बराबर बनता है, कभी क्या होते हैं, छोटा बनता है। इसमें क्या होगा, तो आवर्धन का मान जो हो जाएगा, इसमें आवर्धन का जो मान हो जाएगा, तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, एक 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 से बड़ा, एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। एक से कैसा होगा, छोटा होगा। यहां तक उम्मीद है आप सब को क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी दिक्कत है हमारा कमेंट्स बॉक्स खुला है, वहां आकर कमेंट्स करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।